हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम्बी। मेरा नाम रवि है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो हमारी क्लास है ईओ एओ एंड एपीएफसी को लेकर है। लास्ट क्लास में मैंने ईओ एओ एंड एपीएफसी की जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ सेगमेंट है उसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड कुछ मॉक क्वेश्चन को मैंने करवाया हुआ है। यहाँ पर मैं इस वीडियो में भी कुछ मॉक क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सो वंस अगेन वेलकम टू एग्जाम्बी। एग्जाम्बी में आपका स्वागत है। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी डीजीएमएस कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। देखिए लास्ट ईयर 2017 और 21 में जो पेपर हुए थे उसमें भी ऐसे क्वेश्चन, और यूपीएससी कभी कभार ऐसे क्वेश्चन को पूछ लेता है क्योंकि ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ से रिलेटेड है और ये चीज भी इन्हीं से रिलेट करती है। तो इस वजह से ये शायद पूछा जा सकता है कि ये जो पर्टिकुलर एजेंसी है ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करती है, किस मिनिस्ट्री के अंडर में वर्क को करती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, कॉर्पोरेट अफेयर है, या हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। तो सबसे पहले तो देखिए कॉमन सेंस वाली जो बात होती है वो यहाँ पर अप्लाई करनी है और ऑप्शन 3 को जो है हमें एलिमिनेट कर देना है। ऑप्शन 3 कहता है कॉर्पोरेट अफेयर, जो कि इससे कोई भी लेना देना नहीं। कॉर्पोरेट अफेयर क्या करेगा? कॉर्पोरेट के संबंध में जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उनको बनाएगा। उसका सेफ्टी वगैरह से क्या लेना देना, जैसे यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अब यहां पर कुछ लोग कहेंगे कि हाँ सेफ्टी है तो हेल्थ और से रिलेट करता है, इस वजह से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में आ सकता है। तो भाई माइंस सेफ्टी थोड़ा सा स्पेसिफिक हो रहा है ना, डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी थोड़ा सा स्पेसिफिक हो रहा है, तो ये इस मिनिस्ट्री में भी नहीं आएगा। तो यहां से आप एटलीस्ट 50-50 पे आ सकते हैं। एटलीस्ट यहां पर आप 50-50 पे आ सकते हैं, या तो ऑप्शन 1 है या ऑप्शन 2 है। अब कुछ और भी गलती हो सकती है कि आप माइंस देखकर क्या करेंगे, सीधे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में क्लिक कर देंगे और आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में ये वाली जो डीजीएमएस है ये नहीं आती है, ये वर्क करती है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत। ठीक है, तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर था। ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा वो पूछा गया है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो 7 शेड्यूल, पहली बात तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें जितने भी विषय हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, मतलब जैसे कि कुछ सब्जेक्ट हैं जो सेंट्रल जिस पे रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकता है, कुछ है जो स्टेट कर सकते हैं और कुछ है कि दोनों कर सकते हैं। ऐसी लिस्ट को उसने किस में डाला है? 7th शेड्यूल में, है ना। किस में डाला है? 7th शेड्यूल में। अब यहाँ पर 3 लिस्टें आती हैं। एक होती है सेंट्रल लिस्ट, ठीक है, एक होती है सेंट्रल लिस्ट, दूसरी होती है स्टेट लिस्ट और तीसरी होती है कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि कंकरेंट लिस्ट किससे ली गई है? तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ये किससे ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से, है ना। कंकरेंट लिस्ट का जो प्रोविजन है कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो ये जो बातें की गई हैं कि जो सेफ्टी है, वेलफेयर है, हेल्थ वगैरह का, किससे? एम्प्लॉयड इन माइंस। ये चीज ध्यान रखना कि माइंस में जो लोग काम करते हैं उनकी हेल्थ का, वेलफेयर का, सेफ्टी का जो प्रोविजन है उससे रिलेटेड जो भी कंसर्न होंगे, जो भी मैटर होंगे, जो भी रेगुलेशंस होंगे, वो कौन बनाएगा? तो यहां पर याद रखिएगा कि एक माइंस एक्ट है। एक क्या है? माइंस एक्ट। ठीक है, एक है माइंस एक्ट 1952, जो कि क्या करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को, किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या कर देता है? ऑथराइज्ड कर देता है रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के लिए। कहां पर? माइंस से रिलेटेड। इसी तरह से एक प्लांटेशन एक्ट है, वो भी क्या करता है? वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या कर देता है? पावर्स दे देता है। स्टेट गवर्नमेंट का यहां पर कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, अब स्टेट गवर्नमेंट जो है, जैसे कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948 को जब आप पढ़ते तो वहां पर ज्यादातर जो प्रोविजंस है उसको कौन फॉलो कराएगा? स्टेट गवर्नमेंट फॉलो कराएगी। ठीक है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब होता है किसी भी एक्ट के तहत, जैसे कोई इंडस्ट्री है, मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है अगर हम लेबर लॉस की बात करते हैं, क्योंकि आपको जगह जगह पर पढ़ने को मिलेगा। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली जो होता है, कहते हैं कि जो एक्ट है, अब वो एक्ट में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसे बोला जाएगा जैसे कि एक इंडस्ट्री है, वो काम करती है केवल एक स्टेट के अंदर, और जैसे वो बनाती है चाय वगैरह या कुछ बनाती है, तो अगर वो सब्जेक्ट स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट में है तो वहां पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन हो जाएगी? स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगी। लेकिन अगर कोई इंडस्ट्री है जो मोर देन 1 स्टेट वर्क करती है, अपने जो फंक्शन है उसको करती है, तो वहां पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन हो जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
हमारा अगला जो क्वेश्चन है वेज फंड डॉक्ट्रिन, ये किससे रिलेटेड है? देखिए थोड़ा सा ऑब्सक्योर टाइप के टॉपिक भी है, क्योंकि कभी कभार यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है, और ये अगर आप आईआर को पढ़ेंगे तो उसमें ये काफी पॉपुलर भी है। वेज फंड डॉक्ट्रिन जो है ये किसने दी थी? जॉन मिनार्ड कीन्स, एडम स्मिथ, रिचर्ड जॉन गटलिंग। देखिए इनका तो कोई संबंध ही नहीं है, ऑप्शन 4 तो यहां से एलिमिनेट हो सकता है, क्योंकि गटलिंग जो थे ये इन्वेंटर थे किसके? मशीन गन के, ठीक है, ये इन्वेंटर थे किसके? मशीन गन के, ठीक है, तो इनका कोई लेना देना नहीं है। जॉन मिनार्ड कीन्स ये 1930s में बहुत पॉपुलर हुए थे। एडम स्मिथ ये जो 18th सेंचुरी थी, सेकेंड हाफ जो 18th सेंचुरी का था, वहां पर इनकी फेमस बुक्स आती है क्या? एक तो इनकी थी इनविजिबल हैंड, और दूसरी थी वेल्थ ऑफ नेशन, जो सबसे फेमस बुकों में आता है, उसको बोलते हैं वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। तो ये बुक जो थी, याद रखिएगा कि 76 में ये पब्लिश हुई थी। इन्होंने बेसिकली बोला था कि जो मार्केट होती है, जो इकोनॉमी होती है, उसमें गवर्नमेंट या किसी भी थर्ड पार्टी का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। मार्केट अपने आप को खुद स्टेबलाइज कर लेती है और वो अपने आप को खुद ग्रोथ की तरफ लेकर जाती है, ठीक है। तो वापस आते हैं क्वेश्चन पर, वेज फंड डॉक्ट्रिन, इससे इनका कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है। यहां पर जॉन मिनार्ड कीन्स जो है, इनको नियो लिबरलिज्म, मतलब थोड़ा सा अगर आपको समझाया जाए, जैसे लिबरलिज्म, क्लासिकल जो थे इकोनॉमिस्ट, वो कहते थे, जैसे एडम स्मिथ को बोलते हैं क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने बोला कि मार्केट को ऐसे ही छोड़ दो, वो अपने आप रन करेगी, और जो वेल्थ है उसका जो जिसकी जितनी कैपेसिटी होगी, स्ट्रेंथ होगी, वो उतना एक्यूमुलेट कर लेगा, और इस तरह से पूरी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। लेकिन जॉन मिनार्ड कीन्स ने बोला नहीं भाई, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जरूरी है, तो 1930s में ये बहुत पॉपुलर हुए थे। वेज फंड जो डॉक्ट्रिन है वो रिलेट है किससे? जॉन स्टुअर्ट मिल से। तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा पहला वाला, ठीक है। बात यहां पर बात ध्यान रखिएगा। बढ़ते अगले प्रश्न पर। Which type of union is boss ridden and pursue its objectives ruthlessly regardless of ethical and legal codes of their effects on non-members? तो यहाँ पर बेसिकली बात की गई है कि ये जो यूनियन है, ये जो 4 यूनियन दिए गए अलग अलग टाइप के, इसमें से किसका ऑब्जेक्टिव इस तरह से होता है, मतलब ये किसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पर? बिजनेस यूनियन के बारे में, फ्रेंडली यूनियन के बारे में, रिवोल्यूशनरी या प्रीडेटरी? तो बॉस रिडन, देखिए एक वर्ड याद रखिएगा, बॉस रिडन। दूसरा यहां दे रखा गया कि ये जो अपने ऑब्जेक्टिव है कैसे फुलफिल करती है? रूथलेसली। और ये मतलब कोई भी एथिकल वगैरह या कोई भी लीगल कोड्स को फॉलो नहीं करती, मतलब कानून नियम या फिर कोई एथिकल मींस उनको ये फॉलो नहीं करती है। तो क्या बिजनेस यूनियन ऐसी है? नहीं, बिजनेस यूनियन ऐसी नहीं होती है। फ्रेंडली यूनियन तो ये तो पूरी तरह से जो है लीगल फ्रेमवर्क को फॉलो करती है, ठीक है। जो फ्रेंडली यूनियन होती है ये लीगल फ्रेमवर्क को क्या करती है? फॉलो करती है, ठीक है। ये लीगल फ्रेमवर्क को फॉलो करेगी। जो पॉलिटिकल एक्शंस वगैरह होते हैं सिर्फ ये वही लेगी। रेवोल्यूशनरी यूनियन, हाँ ये जो है ये लीगल फ्रेमवर्क को ब्रीच तो करती है, पर ये एथिकल, मतलब ये जो अपने इनके जो एथिक्स होते हैं ये उनको फॉलो करती है। लेकिन यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि वो एथिकल मीन्स वगैरह को भी वो नहीं देखते हैं, ठीक है। प्रीडेटरी यूनियन, ये जो होती है ये बेसिकली काम करती है, बॉस रिडन होती है, टोटली करप्ट होती है, और जो इनका जहां पर इनके इंटरेस्ट होते हैं ये सिर्फ वहीं पर काम करती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। Which of the following features are not associated with the labor movements in pre-independence? देखिए कुछ क्वेश्चन में ना कुछ वर्ड्स होते हैं, उनको ध्यान रखना है। स्वतंत्रता के पहले की बात की जा रही है कि लेबर मूवमेंट से रिलेटेड ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है, क्या ऐसा था या नहीं था? और यहाँ पर एक और जो कीवर्ड है वो है नॉट, ठीक है। तो क्या पहले के जो मूवमेंट थे उसमें क्या था? द मूवमेंट इन दिस एरा मेनली कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द राइट्स ऑफ वर्कर। क्या वो राइट्स पर कॉन्सेंट्रेट थे बजाय कि उनकी वेलफेयर के, ठीक है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि ये जो थे ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं थे, लेकिन पूरे इंडिया में, पैन इंडिया में इनकी प्रेजेंस थी, पैन इंडिया में, ठीक है। तीसरा कह रहा है कि अ स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन और एजेंडा वाज मिसिंग। क्या इनके पास खुद का कोई एजेंडा वगैरह नहीं होता था? तो अगर आप पहले वाले को गौर से देखते हैं, ठीक है, नॉट करेक्ट की बात की गई है, ठीक है। तो पहले वाले को देखते हैं तो बोला गया कि राइट्स पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा था, नहीं। जो प्री इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता के पहले जितने भी लेबर मूवमेंट्स हुए हैं वो वेलफेयर पर कॉन्सेंट्रेटेड था, राइट्स पर नहीं। यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो ये है स्टेटमेंट फर्स्ट, ये हो जाएगी गलत। दूसरी बात, इनकी पैन इंडिया प्रेजेंस नहीं थी, क्योंकि पैन इंडिया अगर प्रेजेंस होती तो आप खुद देखिए ना, जितनी भी जैसे
कई सारी मद्रास यूनियन करके बनी, उसके बाद एटक बनी, ये सब बन रही थी, लेकिन ये थोड़ी थोड़ी अलग अलग जगह पर बन रहे थे। ये एक साथ इकट्ठा होकर पूरे पैन इंडिया पे किसी का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। जैसे कांग्रेस पूरे पैन इंडिया पे वर्क कर रही थी, ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या मूवमेंट नहीं चली। अलग अलग सेक्टर पे, अलग अलग क्षेत्रों पे, रीजन में मूवमेंट हुए, लेकिन एक साथ पूरे इंडिया में कोई भी मूवमेंट आप नहीं सुनोगे, ठीक है। तो ये जो थी पैन इंडिया नहीं थी, ऑर्गेनाइज थी, ठीक है। तो यहां से नॉट हटा के आपको नॉट यहां लगा देना है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड क्या हो जाएगा, गलत। जबकि जो इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन और जो एजेंडा था वो क्या मिसिंग था, बताइए भाई। जो स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन वगैरह जो था वो मिसिंग था भाई, ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट एंड सेकंड, ऐसा नहीं था, ठीक है। बढ़ते आगे। Under the Maternity Benefit Act of 2017, when women employees are entitled to how many nursing break? मतलब ये जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है बेसिकली ये सोशल सिक्योरिटी से भी रिलेटेड है। तो इसमें जो है 2017 के जो अमेंडमेंट हुए थे 1961 के मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में, तो कितने नर्सिंग ब्रेक ले सकती। नर्सिंग ब्रेक मतलब होता है कि जो बच्चे होते हैं छोटे से, ठीक है, उनको जो माँ दूध वगैरह पिलाती है, तो यहाँ पर उसी की बेसिकली बात की जा रही है। तो कितने नर्सिंग ब्रेक ले सकती है, एक ले सकती है, 2, 3 या फिर 4, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन है फैक्चुअल टाइप का, 2 ही लेती हैं। कितने मिनट का होगा, बेसिकली ये 15 मिनट के होते हैं। बाकी जो एक्ट या जो उनका प्रीमाइस होगा, जो इंडस्ट्री होगी, वो जितना भी टाइम देना चाहे वो अलग चीज है। कितने महीने तक के या कितने साल तक के बच्चों के लिए नर्सिंग ब्रेक लिया जा सकता है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि 15 महीने तक के लिए, ठीक है। अगर बच्चा 15 मंथ से क्या है, छोटा है, तभी तक आप क्या ले सकते हो, नर्सिंग ब्रेक ले सकते हो। उससे बड़ा होने पर आपको नर्सिंग ब्रेक अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। What percentage of worker or how many workers, whichever is less, must be members of the trade union on the date of application for registration? देखिए, सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन के लिए कम से कम कितने लोग होने चाहिए, तो 7 होने चाहिए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन को करेगा कौन, रजिस्ट्रार करेगा। कौन करेगा, रजिस्ट्रार करेगा। इस रजिस्ट्रार को अपॉइंट कौन करेगा, तो इसको अपॉइंट करने में रोल होता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का, ठीक है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का, है ना। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होती है वो मैंने पीछे समझा दिया। बात करते हैं कि कितने % लोग कम से कम रजिस्ट्रेशन के समय चाहिए होंगे, या तो 10% लोग या कम से कम 100 लोग। इन दोनों में जो भी अमाउंट छोटा वाला होगा वही फुलफिल हो जाएगा। अब ये क्या बात है, मान लीजिए कोई कंपनी है, ये कंपनी है जिसमें टोटल 100 लोग काम करते हैं। अब इनको क्या करना है, ट्रेड यूनियन बनाना है, ठीक है। इनको क्या करना है, ट्रेड यूनियन बनाना है। तो इनमें से 10% लोग, अब 100 का अगर 10% निकालेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 10% आप निकालोगे तो कितना आएगा, जब इसे आ जाएगा आपका 10। तो मतलब 10 लोग रजिस्ट्रेशन के समय चाहिए। यहां पर क्या बोला गया है, 10% ऑफ द वर्कर्स और 100% और 100 वर्कर्स विच एवर इज लेस। तो यहां पर 100 ही लोग काम कर रहे थे, तो 100 का 10% निकाला, केवल 10 लोग आए। तो अगर 10 लोग भी रजिस्ट्रेशन के समय प्रेजेंट हो जाएंगे तो उस ट्रेड यूनियन को मान्यता मिल जाएगी, ठीक है, सर्टिफाइड कर दिया जाएगा। अब मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है, वहां पर 10,000 लोग काम करते हैं, ठीक है, ठीक है। कोई इंडस्ट्री है वहां पर 10,000 लोग काम करते हैं, कोई इंडस्ट्री है वहां पर 10,000 लोग काम करते हैं। एक सेकेंड, अब वहां 10,000 लोग काम करते हैं, तो वहां का 10% निकालिए, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, 100 आएगा, ठीक है, 1010। तो यहां पर अब कितने लोग दिख रहे हैं, 1000। तो क्या रजिस्ट्रेशन के समय हमें 1000 लोग चाहिए होंगे, नहीं। तब हमें अगर केवल 100 लोग भी चले जाएंगे रजिस्ट्रार के पास तो भी रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। तो इस पॉइंट का बेसिकली यही मतलब है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न पर, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले जो हमारा जैसे ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, तो ऐसे ही कुछ मतलब ऐसे ही हमने 20 मॉक टेस्ट जो है अलग अलग डिजाइन किए हुए हैं, पर्टिकुलर ईपीएफओ और एपीएफसी के लिए, जो ईओ एओ का जो फॉर्म है और एपीएफसी की जो पोस्ट है, मतलब इन दोनों के लिए ऐसे ही हमने मॉक टेस्ट डिजाइन किए हुए हैं। ये हमारा कोर्स है जिसमें लाइव क्लासेस होती है, एक्चुअली में वो डाउट क्लासेस, जिसमें जैसे आप कोर्स कर रहे हो या फिर आप पढ़ रहे हो और पढ़ते समय कोई प्रॉब्लम हो रही है, पीवाईक्यू जो आप सॉल्व करो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए आप जो है जो लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन है आप उसको ले सकते हैं। उसके अलावा जो क्लासेस हैं वो भी हैं, नोट्स वगैरह सब प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। और नए बैचेस भी हैं, जो अभी इसका 60 डे का प्लान जो हमारा शुरू हुआ है
वो भी चल रहा है। देखिए यहाँ पर अभी जो क्लासेस होनी है इसकी कुछ डिटेल्स है, ये हमारा 1 मई से अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो ज्वाइन कर सकते हैं आप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। द थ्योरी ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म वाज प्रोपाउंडेड बाय whom, मतलब ये जो कुछ नाम दिए गए इनमें से किसके द्वारा ये वाली जो थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म दी गई थी, तो किसके द्वारा दी गई थी? जॉर्ज मिनार्ड कीन्स नहीं, इनके द्वारा नहीं, एडम स्मिथ नहीं, वेब नहीं, किसके द्वारा दी गई थी? रॉबर्ट एफ हॉक्सी के थ्रू दी गई थी। ये लास्ट टाइम पे भी कुछ इनके जो इन्होंने ट्रेड यूनियनिज्म में जो 5 तरीके बताए थे कि 5 प्रकार की ट्रेड यूनियनिज्म होती है। पहली कौन सी थी? बिजनेस। पहली कौन सी थी भाई? बिजनेस, ठीक है। दूसरी कौन सी थी? दूसरी थी फ्रेंडली, फ्रेंडली, ठीक है। तीसरी कौन सी थी? रेवोल्यूशनरी, रेवोल्यूशनरी, ठीक है। चौथी कौन सी थी? प्रीडेटरी, चौथी कौन सी थी भाई? प्रीडेटरी। पांचवी कौन सी थी भाई? ठीक है, तो एक तो बिजनेस हो गई, दूसरी फ्रेंडली, तीसरी रेवोल्यूशनरी, चौथी प्रीडेटरी और पांचवी थी कंपनी, ठीक है। कंपनी यूनियन जिसको बोलते हैं यार, यूनियन लेबल यूनियन, ठीक है। तो अलग अलग सब थी जिसको हम यूनियन लेबल यूनियन भी बोलते हैं, यूनियन लेबल यूनियन, ठीक है। तो ऐसे करके थी, ठीक। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन थे जो रॉबर्ट एफ हॉक्सी ने अपनी थ्योरी में दिया था। बढ़ते अगले प्रश्न पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट, यहां पर मेंशन कर लीजिएगा भाई, कीवर्ड करेक्ट पूछा गया है। किसके बारे में? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑफिस बेयरर। ऑफिस बेयरर का जो डिस्क्वालिफिकेशन है किस बेसिस पे हो सकता है? अगर उसने 15 साल की एज को अटेन नहीं किया है, भाई 15 साल नहीं है, कितना है? 18। अब यहां पर कंफ्यूजन ये हो सकती है, देखिए ध्यान रखिएगा, जो ट्रेड यूनियन है उसमें 15 साल से ऊपर का इंसान जो है वो शामिल तो हो सकता है, लेकिन वो ऑफिस बेयरर तभी बनेगा जब उसकी उम्र कितनी हो जाए? 18 साल हो जाए। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। दूसरा, देखिए ये तो बड़ी जनरल से स्टेटमेंट है कि वो उसे कन्विक्ट किया गया है किसी कोर्ट के द्वारा, कितने टाइम? मोरल टर्पिट्यूड पे। तो ये स्टेटमेंट तो जनरल सी है और ये ठीक है। उसके बाद अनलेस 5 years हैव elapsed since his रिलीज, तो कितने साल हो गए हों? कम से कम 5 साल, तो ये भी ठीक है। तो 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहला वाला क्या हो जाएगा? गलत। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज की सेशन का। कलेक्टिव बार्गेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स एमिकेबली। ये मतलब ऐसा किस केस में कहा था? तो करोल लेदर कर्मचारी संगठन, एमसी मेहता की, ये तो सीधी सी बात है, इन्वायरमेंट से जुड़ा केस है, ठीक है, इन्वायरमेंट से जुड़ा केस है ना। इंदिरा साहनी तो ये सबको ही पता होगा भाई, रिजर्वेशन से रिलेटेड है। 1993 वर्कमैन ऑफ सीमेंट, ये भी इससे रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पर करोल लेदर जो कर्मचारी संगठन है, इसके खिलाफ ये केस था जिसमें कहा गया था जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है वो सबसे बढ़िया प्रोसेस है क्या है? डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो 10 क्वेश्चन थे रिलेटेड टू IR एंड LL और सोशल सिक्योरिटी से, तो वो हमने किए। अगली क्लास में भी हम ऐसे ही क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।